नमस्कार। विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हूं मैं प्रीति सिमाल। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं यूपी के एक विधानसभा क्षेत्र की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं। यूपी में चुनावी माहौल है और 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितने वादे पूरे हुए हैं, ये जानना हल्के की जनता के लिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि अगले चुनाव में अपने लिए बेहतर जनप्रतिनिधि चुन सके। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेरठ दक्षिण से विधायक डॉक्टर सोमेंद्र तोमर से। तो हमारे खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज बात मेरठ के दक्षिण विधानसभा सीट की। इस सीट पर सोमेंद्र तोमर बीजेपी से विधायक हैं और साथ ही साथ 2017 में बीजेपी के सोमेंद्र तोमर ने बसपा के याकूब कुरैशी को मात दी थी। मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शहर के साथ ग्रामीण इलाके भी शामिल है जहां सड़क, बिजली, पानी समेत कई समस्याएं हैं। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है, जब विधायक सोमेंद्र तोमर अपने 5 साल पूरे करने वाले हैं तो जनता को इन समस्याओं से कितनी निजात मिली है, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, विधानसभा क्षेत्र में विकास की मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर विधायक से करेंगे विस्तार से बात। लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज सीधा सवाल करेंगे विधायक सोमेंद्र तोमर से, जो मेरठ दक्षिण से बीजेपी विधायक हैं। मेरठ जिले की सबसे अधिक आबादी वाली सीट मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखी जाती है। 2012 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर अभी तक 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। दोनों ही बार बीजेपी ने विजयी पताका लहराई है। फिलहाल मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर विधायक हैं। तोमर ने 2017 के चुनाव में बसपा नेता हाजी याकूब को करीब 35,000 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को 1,13,225 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 77,830 वोट मिले थे। वहीं 2012 में हुए पहले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रविंद्र भड़ाना ने बसपा के हाजी राशिद अखलाक को मात दी थी। हालांकि 2012 में युवा नेता सोमेंद्र तोमर टिकट पाने में सफल रहे थे, लेकिन संघ के हस्तक्षेप से टिकट रविंद्र भड़ाना को दे दिया गया था। लेकिन 2017 में संगठन मंत्रियों की पैरवी की वजह से सोमेंद्र तोमर टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट वोटरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर करीब 4,61,000 मतदाता हैं, जिनमें 2,51,000 पुरुष मतदाता और 2,09,000 महिला वोटर हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सोमेंद्र तोमर की दावेदारी की संभावना अधिक है। वहीं विपक्ष की तरफ से मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला जा सकता है, जिसमें देखना होगा कि क्या बीजेपी इस सीट पर चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर इस सीट के मतदाता किसी नए व्यक्ति को मौका देंगे। लेकिन सोमेंद्र इस सीट को जीतने के लिए पिछले 4.5 साल में कितना विकास करवा पाए, 2017 में किए चुनावी वायदों को पूरा करवा पाए या नहीं, और अब किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, ये सब जानेंगे विधायक महोदय से विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सीधा रुख कर लेते हैं मेरठ दक्षिण से बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर का। सोमेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम, आपका बहुत बिल्कुल। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम अक्सर सुनते आए बीजेपी कहती आई कि डबल इंजन की सरकार डबल गति से विकास कार्य कर रही है। तो आप इसे मैं जानना चाहूंगी कि मेरठ दक्षिण में कितनी डबल गति से आपने इन 5 सालों में विकास करवाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का। आपके माध्यम से मुझे जो अपनी बात रखने का अवसर मिला है, मैं निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि मेरठ दक्षिण विधानसभा मेरठ की सबसे बड़ी विधानसभा है और मेरठ की सबसे बड़ी विधानसभा होने के साथ साथ यदि मैं विकास की बात करूं तो विकास की शुरुआत यदि होती है तो वो मेरठ से ही दक्षिण विधानसभा से होती है। हम लोग बात करें यदि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तो उसकी शुरुआत भी हमारे मेरठ दक्षिण विधानसभा से हुई। मैं बात करूं RRTS की, जो देश की सबसे पहली ट्रेन है, उसकी शुरुआत हमारी मेरठ दक्षिण विधानसभा से होती है। मैं खेल के क्षेत्र की बात करूं या मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, मैं चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं,
हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया है कि हम युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ हर वर्ग को छूने का प्रयास हमने पूरे 4.5 साल में किया। मैं यदि बात करूं 4.5 साल की, तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से और संगठन और विचारधारा की जो हम लोगों ने सीखा है, यानी एक राजकीय डिग्री कॉलेज, एक राजकीय इंटर कॉलेज, हम लोगों ने खेल विश्वविद्यालय, हम लोग आईटी पार्क से लेकर मेडिकल में उच्च स्तरीय सुविधा, जितनी हमारी सीएससी, हमारी पीएससी हैं, उनको हमने सुविधा युक्त कराकर जितने हमारे स्कूल्स हैं, चाहे मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, चाहे मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करूं, या मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, हम लोगों ने पूरा प्रयास ये किया है कि सभी जगह एजुकेशन का स्तर सुधरे, हमारी क्वालिटी अच्छी हो, हमारा स्टूडेंट सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, यानी सर्वांगीण विकास के लिए खेल के साथ साथ हम लोगों ने प्रयास किया कि अच्छी शिक्षा हमारी प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही हमारे स्टूडेंट्स को शुरू हो। मैं यदि इंफ्रा की बात करूं, ऐसी मेरे कोई देहात की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो सड़क से हमने कनेक्ट नहीं किया। और 2017 से पहले ऐसा भी क्षेत्र था, ऐसे भी गांव थे हमारे विधानसभा में कि आजादी के बाद उस गांव का कोई रास्ता नहीं था, हम लोगों ने उस गांव का रास्ता भी बनवाया, उसे पक्का कराया है। यानी कनेक्टिविटी से लेकर हम लोगों ने हर सुविधा गांव तक पहुंचने का प्रयास किया और गांव के व्यक्ति को भी ये लगे कि वे सुविधा के हिसाब से शहर के बराबर में, ऐसा प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया। हम लोगों ने खेल स्टेडियम से लेकर ईएसआई हॉस्पिटल से लेकर हम लोग सभी उन क्षेत्रों को छूने का प्रयास किया है जो एक आम आदमी को प्रभावित करता है। ठीक है, आपने ये अपनी उपलब्धियां जो अपने 4.5 साल में आपने काम किए, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत बेहतर काम किया है, जो रिपोर्ट आपकी मिली है उसमें कोई दोहराई नहीं, उसमें कोई निसंदेह नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपसे ये भी एक जानना चाहूंगी, एक सवाल, कि आपके मुताबिक मेरठ दक्षिण में आज भी कौन सी समस्याएं हैं जिससे हल्के की जनता त्रस्त है? देखिए, मुझे लगता है मैम 2009 में ये अस्तित्व में हमारी सीट आई, पहला चुनाव 2012 में हुआ। मैं कह सकता हूं कि बड़ी आबादी का क्षेत्र होने के साथ साथ यदि सबसे व्यवस्थित क्षेत्र है तो वो भी मेरठ दक्षिण का है। लेकिन अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह की सरकारें रही और उन्होंने जिस तरह की उपेक्षाएं क्षेत्र की है, अभी भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर गांव से भी बुरी स्थिति। हम लोगों ने प्रयास किया है, प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन मैं निवेदन के साथ ये भी आग्रह के साथ बताना चाहता हूँ, 5 साल का कार्यकाल हम लोगों का होता है, लगभग 1.5-2 साल वो कोविड में चला गया, जिससे कि जो और विकास हम करना चाहते थे वो उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, वहां जितना और काम होना चाहिए था वो बचा हुआ है। हमारी कुछ और बस्तियां ऐसी हैं, दलित बस्तियां, उन पर भी काम करने की आवश्यकता, लेकिन हम लोग के प्रस्ताव गए हुए हैं और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि उन पर भी और अच्छे से हम लोग काम कर पाए। ठीक है, आपने समस्याएं बताई है, अब आपके हलके की जनता इलाके की समस्याओं को लेकर क्या सोचती है, आपके काम को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो हम आपको और दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, विकास की तो अभी भी बहुत दूर की बात है। मौजूदा हालात में हमारे विधायक साहब रह चुके हैं, एक बार भी उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ है किसी भी संबंध में, ना ही तो उनके किसी कार्यकर्ता ने, ना ही उन्होंने पर्सनली एक बार भी यहाँ राउंड नहीं लिया है कि यहाँ के लोग रह रहे हैं, किस दुर्दशा में रह रहे हैं, क्या यहाँ परेशानी है, क्या है नहीं है। हमने न्यूज़ के माध्यम से और आपके चैनलों के माध्यम से हमने कई बार अवगत भी कराया है कि यहाँ पर जो है 4-4, 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे हैं, जो कि इस सरकार के अंदर अभी तक नहीं काम हो पाया है। अब से पहले भी सरकार आ चुकी है, अब से पहले भी यहाँ पे कार्य हुए हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि कहने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। विधायक जी के जो कार्य हैं वो सही हैं, लेकिन विधायक जी यदि जो कार्य कराए हैं उन पे अपने व्यक्तिगत रूप से निगाहें रखें कि किसको टेंडर दिया है और किस कार्य को पूर्ण कराना है, तो ज़्यादा बेटर होता। क्योंकि जो कार्य हुए हैं उसमें पैसा तो हमारा हुआ है, लेकिन व्यर्थ ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जो हमारे गाँव की भी सड़कें बनी हैं वो ऐसी बनी है कि रात को बनी है और सुबह को उखड़ गई हैं। तो सोमेंद्र तोमर जी विधायक हैं दक्षिण के, आज तक आकर झांके यहाँ सेक्टर 3 में कभी नहीं आए। जनता मर रही है, गिर रही है, क्या हो रहा है, कितनी गंदगी है, कितनी बीमारी पनप रही हैं, आज तक आए नहीं है वो यहाँ। कोई साफ सफाई नहीं है। सेक्टर 3 के नाले देख लो तुम, सारे पानी नाले गंदगी सब यहीं भरी पड़ी है। सफाई कर्मचारी तक नहीं आते, सफाई कर्मचारी तक यहाँ पर नहीं आते हैं। गाड़ी आती है कूड़े उठाने के लिए, इतनी रफ्तार से निकलती है, वो रुकती नहीं है वो यहाँ पे। हमारे दक्षिण के विधायक डॉक्टर सोमेंद्र जी ने हमारे क्षेत्र में जनता को काफ़ी जागरूक किया है। सड़कें बनवाई हैं, नाली खड़ंजे कराए हैं और बिजली खंभों के आने की सहमति दी है।
हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने बहुत विकास कराया। हमारा कोई भी काम हुआ, जब भी हमने उन्हें कॉल किया वो हमारे फ़ोन पे हाजिर हुए हैं और हमारे दुख सुख में साथ देते हैं। विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था दी है, नल की कही है, नल लगवाया है, समरसेबल लगवाया है। सड़कों की बात करते हैं आप, सड़कें बनवाई हैं, टाइल्स सीसी टाइल्स की सड़कें बनवाई हैं, नाले बनवाए हैं। हम उनसे पूर्ण संतुष्ट हैं जी। उन्होंने काफ़ी विकास किया है, सड़कें बनाई हैं, नाले बनाई हैं। तो सोमेंद्र जी, आपने सुना आपके हलके की जनता विकास को लेकर क्या सोचती है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप इसको लेकर भी अपना रिएक्शन दें, और जो तमाम तरीके की शिकायतें जनता की हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, रात में बनी, सुबह उखड़ गई, तो जो टेंडर दिए जाते हैं ये भी आरोप है कि व्यक्तिगत तौर पर आप नज़र नहीं रखते हैं। इस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए मैम, मेरा ये कहना है इसमें, हम लोग जो सरकार, अब योगी जी की सरकार है, मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूँ और साक्ष्य उसके हैं मेरे पास। अब वो सरकारें नहीं है कि सड़कें बनती है, टूटती है तो सड़कें नहीं बनेंगी। अब सड़कों का यदि टेंडर दिया जाता है तो 3 साल का एग्रीमेंट होता है, और मैं ऐसी कई सड़कें बता सकता हूँ कि यदि सड़कें बनाने के बाद वो सड़कें 3 साल से पहले भी टूटी है, तो मैंने ऐसी 2 सड़कें हैं जो फिर से बनवाई है। देखिए, हम लोग इस बात पे नजर नहीं रख सकते। इस काम के लिए एक प्रशासन की अपनी व्यवस्था होती है। हम जाते टेंडर और उसमें ये ऑनलाइन सारी टेंडर की व्यवस्था है, सिफारिशों का समय चला गया। अब जो व्यवस्था है सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। सड़कें बनेंगी, यदि कोई खराब बनाएगा तो उसकी कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी मनी भी जमा करता है, उसका एग्रीमेंट भी होता है 3 साल का। यदि कोई इस तरह का काम करेगा, और हमने सख्ती से कहा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो भी सड़कें बन रही है, जहां पर सड़कें जिस क्षेत्र की बन रही है, वो लोग वहां पर उसका ध्यान रखें। देखिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लोग भी जाते हैं, लेकिन मेरी ताकत मेरा कार्यकर्ता है जो वहां पर रहता है। हम लोगों ने उन्हीं से कह रखा कि आप नजर रखिए, कहीं गलत बनेगी तो आप शिकायत करिए, हम लोग फिर से उसकी व्यवस्था कराएंगे। फीडबैक कौन लेगा कि गुणवत्ता, बेहतर सामग्री इस्तेमाल हो रही है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? फीडबैक तो लेते होंगे ना आप लोग जी। देखिए मैं निवेदन के साथ ये बताना चाहता हूँ, यदि कहीं कोई ठेकेदार इस तरह की हरकत करता है, वो गुणवत्ता से समझौता करता है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी के साथ साथ उसे 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल तक लगातार बनानी पड़ेंगी। और मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं खुद इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टेंडर हम लोगों ने बारिश से पहले हो गए थे हमारे, लेकिन बारिश के बाद मैंने काम शुरू कराया सिर्फ इसीलिए क्योंकि बारिश में यदि डेंस का काम होता तो सड़कें चल नहीं पाती। इसीलिए मैंने वो काम थोड़ा सा डिले कराकर मैंने कहा भाई जब बारिश बंद हो जाएगी हम बारिश के बाद वो काम शुरू कराएंगे। और आज कोई ऐसा क्षेत्र, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर हमारी सड़कें कंप्लीट ना हुई हो। हाँ, हो सकता है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी एक हमारे महोदय बोल रहे थे, मैंने खुद ही कहा है कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर वास्तव में काम की बहुत आवश्यकता है। लेकिन लगभग 15 साल जिन लोगों की सरकारें रही और 100% जिनके समर्थक रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने विकास नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने वहां पर भी, चाहे वो समर गार्डन कॉलोनी हो, चाहे 60 फुटा रोड हो, हर जगह हम लोगों ने काम कराने का प्रयास किया है। लगभग 2.25 करोड़ की सड़क एक, इस तरह के जहां से जो सुझाव आते हैं। देखिए मैम, हम लोग भी राजनीतिक लोग हैं, हम लोग यदि जाते हैं तो जो लोग इस तरह की शिकायत करें उन लोगों को भी कभी कभी प्रयास करना चाहिए मिलने का, क्योंकि हम जाएं वो ना मिले तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जाते हैं सभी लोग हमें मिले। हम लोग क्षेत्र में जाएंगे भी, हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, जिस व्यक्ति को पर्सनल प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति को सामूहिक रूप से लगता है कि यहाँ दिक्कत है, उन्हें हमें शिकायत करनी चाहिए, बताना चाहिए। और हमारा प्रयास है, टोल फ्री नंबर है, ऑफिस है, ऑफिस पर सब स्टाफ है, मेरा नंबर हमेशा रहता है, यदि कोई बात है तो सीधे मेरे से संपर्क करना चाहिए। तो सोमेंद्र जी, कुछ लोग तो ऐसे भी जो कह रहे हैं कि शिकायत के बावजूद भी कोई सुध नहीं लेता है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई और हो। देखिए मैम, यदि एक भी शिकायत इस तरह की हो तो मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ वो मेरे से पर्सनली मिले। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है जहां से जो भी शिकायतें आई हैं, और हमने ये भी प्रयास किया है जहां से बताया भी नहीं गया और हमारी जानकारी में आया, यदि वहां के लोगों ने भी नहीं बताया तो भी हमने प्रयास किया है कि वहां हमने काम कराया। ठीक है, एक और आरोप यहाँ पर है आपकी जनता का, आपके हल्के की जनता की, जो वादे आपने किए थे 2017 में चुनावों से पहले, वो भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। और अब दोबारा से चुनाव है, तो अब किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए मैम, मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट करके हम सरकार में आए या अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनकर मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, मैंने पूरा प्रयास किया है
कि जो कमिटमेंट हम लोगों के बीच में करके आए, मैक्सिमम कमिटमेंट हमारे पूरे हुए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। यदि एक तो कोई काम ऐसा रुका हुआ है, किसी को लगता है, तो हम लोग उसे प्रयास करेंगे पूरा कराने का। कितने वादे किए थे आपने 2017 में चुनाव से पहले? और एक आंकड़ा मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी, आपके हल्के की जनता भी जानना चाहेगी, क्योंकि दोबारा से भी चुनाव है, दोबारा से आपको जनता के भी जाना है। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के जरिए आप एक रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। कितने वादे किए थे, कितनों को पूरा कर चुके हैं? देखिए मैम, मुझे लगता है कि मैं जब 2017 में विधायक बनकर आया, शुरुआत में मैंने 17 मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी। लगभग मैं कहूं तो 15 मांग उनमें से पूरी हो चुकी। एक हमारे जो 2 मांग बची हुई हैं, वो अभी पाइपलाइन में है। जैसे मैं बात करूं हवाई अड्डे की, हवाई अड्डे को हवाई योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया है। हम लोग उसमें प्रयासरत हैं और उस पर काम कर रहे हैं कि वो हवाई अड्डे के लिए अभी जैसे हम लोगों ने प्रयास किया कि छोटी एयरबस हमारे यहाँ से उड़नी शुरू हो जाए। अभी उसमें हम लोग की बैठक भी हुई है जल्दी, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव से पहले पहले उसे पूरा कर लेंगे। इसी तरह से यदि दूसरी मांग में देखूं तो इनर रिंग रोड की है। इनर रिंग रोड का प्रस्ताव भी हम लोग यहाँ से केंद्रीय मंत्रालय में हमारे माननीय गडकरी जी के पास जा चुका है। वो कमिटमेंट करके गए थे, हम लोग प्रयासरत है वो पूरा हो जाए। लेकिन मैं 17 में से 15 मांग हमारी 100% पूरी हो चुकी है, 2 पाइपलाइन में, और मुझे विश्वास है कि हम लोग उनको भी पूरी कर लेंगे। तो किन मुद्दों को प्राथमिकता आप देने वाले हैं? हेलो हेलो जी, यहाँ पर क्योंकि आगामी चुनाव वर्ष है, तो यहाँ पर और कौन से मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता के तौर पर आप जनता के बीच लेकर पहुंचने वाले हैं, उनके बारे में भी जानना चाहूंगी मैं। देखिए मैं, मुझे लगता है कि व्यक्ति जब तक जिंदा है, उसकी महत्वाकांक्षा और उसकी योजनाएं या विकास की तरफ आगे बढ़ने की, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलने वाली है। हमेशा हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो हुआ है अब उससे बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने स्टेडियम बनवाए, मिनी स्टेडियम, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी गाँव में इसी तरह के स्टेडियम हम लोग बनवा दें। अभी कुछ मॉडल के रूप में हमने स्टेडियम पे काम किया है, आगे उसे और विस्तार से हम लोग आगे बढ़ाएं। जहां पर कुछ संभावनाएं और हैं, जैसे मैं बात करूं आईटी पार्क की, हमने युवाओं को आईटी पार्क के माध्यम से हमारा आईटी के क्षेत्र में युवा आगे बढ़े। अभी ओडीओपी में हमारा खेल का जो क्षेत्र है, खेल का सामान, उसको सेलेक्ट किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसमें अभी अपार संभावनाएं हैं। यदि मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, जैसे हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, ये कनेक्टिविटी होने के बाद मेरठ के सामने और विकल्प खुलेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरठ के युवाओं के लिए, मेरठ की जनता के लिए 2023 तक मुझे लगता है कि और तेजी के साथ काम होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग और विस्तृत रूप से और सभी लोगों को साथ लेकर मेरठ और दिल्ली का अंतर खत्म करेंगे, ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। बिल्कुल, आप युवा नेता हैं, युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीद होती है, तो ऐसे में यहाँ पर युवाओं की एक जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी की, रोजगार नहीं है लोगों के पास, तो उसको लेकर आपने कोई यहाँ पर रोड मैप तैयार किया है? जी मैम, बिल्कुल हम लोगों ने तैयार किया और सरकार की प्राथमिकता है। आज वो सरकार नहीं है कि एक तरफ वो डिग्री, जिस डिग्री का, यदि मैं बात करूं अलग अलग ब्रांचेज की, आज सरकार लगातार उद्योग बंधुओं के साथ, प्रशासन के लोग, हम स्वयं लोग के साथ बैठकर इस तरह की चर्चा करते हैं कि जिसकी आवश्यकता है उसी तरह की डिग्रियों की सीट्स बढ़नी चाहिए। हम लोग चाहे आईटीआई की बात करें, पॉलिटेक्निक की बात करें, हम इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल क्षेत्र की बात करें, आज सरकार योजनाबद्ध तरीके से उन क्षेत्रों पर काम कर रही है जिनकी आवश्यकता है, उसी क्षेत्र की सीटें बढ़े, हमारे युवा उसी कोर्स को करें जिसकी आवश्यकता है, जिससे उन्हें जहां स्कोप है रोजगार का, उसी तरह से पूरी नीतिबद्ध, और मैं कह सकता हूं कि सरकार सभी को साथ लेकर एक इस तरह की योजना बना रही है कि हम लोग अपने युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को रोजगार मिले। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितनी रोजगार दिए गए हैं, और रोजगार के साथ साथ बिना किसी विवाद के, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोगों ने भर्तियां निकाली और भर्ती भरने का काम किया। योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में उन्होंने बीते सालों में अपने कार्यकाल के दौरान 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। इसमें से आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें कितने युवा शामिल हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि हमारा जो क्षेत्र है ये एजुकेशन हब है।
एजुकेशन की इतनी संभावना, इतने इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं, और यहाँ सिर्फ मेरठ ही नहीं, अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी यहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार काम कर रही है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किन्हीं कारणों से रोजगार से अछूते हैं। लेकिन हम लोगों ने आईटी पार्क, जो मैंने अभी आपको बताया कि आईटी पार्क के माध्यम से में भी हमने आईटी के क्षेत्र के हमारे स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टूडेंट्स जिस क्षेत्र में अपने आप का लक्ष्य तय करके आगे बढ़ना चाहता है, उसका लक्ष्य पूरा हो, इस तरह की योजनाएं हम लोग बना रहे हैं और सरकार उस पर काम कर रही है। ठीक है, कुछ चुनावी सवाल भी यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आगामी वर्ष में चुनाव है, सपा पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक जो छोटे दल हैं प्रदेश के, उनके साथ गठबंधन करती जा रही है। यहाँ की अगर बात की जाए तो रालोद के साथ सपा का गठबंधन किस तरीके से आप देखते हैं? क्या इसे चुनौती मानते हैं बीजेपी के लिए? और वो भी ऐसे वक्त में जब किसान आंदोलन भी कहीं ना कहीं उसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर मेरठ दक्षिण सीट आती है। देखिए मैं खुद किसान परिवार से ही हूँ और मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे उस बारे में ये कहना है कि आज देश की जनता और प्रदेश की जनता पूरी तरह से ये जानती है कि जो लोग चुनाव के टाइम पर दिखाई देते हैं, हम लोग उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, जो चुनाव से पहले भी उसी स्पीड से काम करते हैं और चुनाव संपन्न होने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी, हम लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी हमेशा लोगों के बीच में रहकर, हमेशा लोगों के बीच में सक्रिय रहकर, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करते हैं। इसीलिए गठबंधन पहले भी हुए, पहले भी देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। जनता अच्छी तरह से जानती है, कोविड के टाइम पर जब लोगों की आवश्यकताएं थी, उस समय लोग फेसबुक और ट्विटर से बाहर निकल कर नहीं आए। लेकिन हम जिस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उस समय भी लोगों के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। हम उस विचारधारा को मानने वाले लोग। कोविड की बात की है तो इसको लेकर, क्योंकि अब तीसरी लहर की फिर से संभावनाएं और नया वेरिएंट जिस तरीके से धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, तो ऐसे में क्या मेरठ के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, उनको पर्याप्त मानते हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए, या कुछ और व्यवस्थाएं अभी किए जाने की जरूरत महसूस करते हैं? देखिए मैम, हम तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पहले ही हम लोगों ने अपनी बैठकें भी की हैं, प्रशासन के साथ भी हम लोग बैठे हैं, एडिशनल बेड्स की व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। हमारे सीएससी पीएससी में भी हम लोगों ने बेड से लेकर जो भी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, उन पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन बैंक से लेकर, यानी हमारा डॉक्टर तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि ग्रामीण क्षेत्र भी में चिकित्सा सुविधा से अछूता ना रहे। ये सारी तैयारियां, और आप देख रहे होंगे कि प्रशासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी, जिले स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मॉनिटरिंग पूरी तरह से पूरे प्रदेश की जा रही है और बड़ी गंभीरता से हम लोग उसे ले रहे हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन यदि तीसरी लहर आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोग हर क्षेत्र के नागरिक की, प्रदेश की जनता की, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी हम अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखें, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये भी सुनने में आया था कि सरकारी अस्पताल के अंदर स्टाफ की जो कमी है, डॉक्टरों की कमी है, क्या वो अब पूरी कर ली गई है या अभी भी कमी है? देखिए मैम, अभी भी मैं निवेदन के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अपना मेडिकल कॉलेज की यदि मैं बात करूँ, मेरी विधानसभा के अंदर आता है, लंबे समय से वहां पर डॉक्टर्स नहीं थे। हम लोगों ने उसे सुपर स्पेशलिटी वार्ड में तो कन्वर्ट कराया ही है, लेकिन नए लोग वहां पर, नए डॉक्टर्स आए हैं, आप पता करेंगे तो नए डॉक्टर्स भी वहां पर पहुंचे हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है, मैंने कहा ना कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि कोई ना कोई डॉक्टर वहां पर भी सुविधा दे, ऐसा प्रयास। क्योंकि पहले सिर्फ बिल्डिंग हुआ करती थी, लोग नहीं थे वहां पर, डॉक्टर्स नहीं थे, स्टाफ नहीं था। लेकिन अब इस सरकार में आप किसी भी सीएससी पीएससी पे जाएंगे तो आपको स्टाफ भी दिखाई देगा, लोगों के ट्रीटमेंट होते भी दिखाई देंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्योंकि अब दोबारा से चुनाव है, तो दोबारा से टिकट मिलने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्या टिकट मिलेगा या यहाँ पर किसी और को मौका दिया जाएगा? क्योंकि जब हमने देखा 2012 में, हालांकि आप दावेदार थे, लेकिन उस वक्त भड़ाना जी को टिकट दिया गया, उसके बाद 2017 में आपको टिकट मिला, तो अब यहाँ तीसरी बार चेहरा बदलेगा या दोबारा से टिकट मिलने की संभावनाएं देखते हैं? देखिए मैम, ये एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी, हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी तय करती है, हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। पार्टी नेतृत्व जो निर्णय करता है हम लोग उसी का पालन करते हैं। कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी ने हमें विधायक बनाया, तो विधायक होने के नाते काम किया। पार्टी का जैसा आदेश होता रहेगा हम उस तरह से काम करेंगे, और ये तो तय करता है। लेकिन इतना जरूर है
कि जब कोई परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता है और परीक्षा देने के बाद जब वो रिजल्ट की उसे उम्मीद होती है, तो जो जैसा एग्जाम दे के आता है उसे वैसी रिजल्ट की उम्मीद होती है। तो मुझे जो पूर्ण विश्वास है जो आपने ये 4.5 सालों में जो एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट मैं वही बताना चाहता हूँ, उसके रिजल्ट मैं की वही क्या बताना उम्मीद है? चाहता हूँ, जी मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 4.5 साल हम लोगों ने जिस तन्मयता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ क्षेत्र के अंदर रहकर हम लोगों ने काम किया है, पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में सब कुछ है, पार्टी नेतृत्व सही निर्णय। ठीक है, तो अगर दोबारा जनता मौका देती है तो फिर क्या मन में और है अपने हल्के के विकास को लेकर? क्या कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि ये चीज नहीं हो पाई है, समय अब नहीं है, करवाना है आगे? देखिए मैम, युवा है और युवा सोच के साथ हम लोग ये उम्मीद रखते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है उसी के साथ हम लोगों की भावनाएं, यानी जो विकास की तरफ हम चाहते हैं, जैसी जैसी संभावनाएं मिलेंगी उसी तरह से हम क्षेत्र को, मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा मेरठ दक्षिण विधानसभा बने, ऐसा प्रयास मेरा है और उसी की तरफ मैंने काम किया। कोई खास प्रोजेक्ट सोचा हो, कोई खास रोड मैप तैयार किया हो? देखिए मैम, हम लोगों का प्रयास यही है कि हमारे युवाओं को रोजगार के लिए, जैसे कनेक्टिविटी हम लोगों की बढ़ी है, मुझे लगता है कि अब हम लोग रोजगार के साथ साथ अपनी इंडस्ट्रियां यहाँ भी बने, ऐसा प्रयास हम लोगों का है। नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कराने के लिए हम लोग लगे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनावों को लेकर और आपके जो आगे के प्लान्स हैं उनको लेकर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमेंद्र तोमर जी आपका। तो ये मेरठ दक्षिण से बीजेपी के विधायक सोमेंद्र तोमर थे, जो कि अपनी टिकट को लेकर भी आश्वस्त हैं और आगामी चुनावों में एक बार फिर से यहाँ पर किस्मत आजमाना चाहते हैं और कुछ रोड मैप ज़रूर अपने दिमाग में रखे हुए हैं, खासतौर पर क्योंकि युवा नेता हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाशने की इच्छा यहाँ पर रखते हैं। अब देखना होगा कि इस बार दोबारा से टिकट उन्हें मिलेगा और जनता क्या दोबारा से उन्हें मौका देगी। तो फिलहाल विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंजाब सरकार दा किरती कामियां लई वड्डा तोहफा। रजिस्टर्ड किरती कामियां नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार कोल 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेडे वो रजिस्टर्ड है परिवार, उन्हां नू दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई दिंदे हुए 3100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्हां सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार, ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। प्राइवेट है उनका तो एज अ बिजनेस है, और गवर्नमेंट का है वो एक सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। सरकारी में हर डॉक्टर MBBS होते हैं जी, और प्राइवेट में लोकल डॉक्टर भी रख लिए जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल अच्छे होते हैं जी, लेकिन वो उसमें सुविधा थोड़ी सी कम मिलती है। प्राइवेट में हो भैया, पैसे लगे पर काम सही हो जाए। जमीन आसमान का फर्क है, जहाँ पैसे ज्यादा लगते हैं वहाँ पे सुविधाएं भी ज्यादा मिलती हैं। प्राइवेट में जाते हैं तो दवाई महंगी लिखते हैं, मजदूर आदमी कहाँ से इलाज कराएगा। प्राइवेट में मतलब कभी जाते हैं तो भी परेशान होकर सरकारी में आते हैं। गरीब को कौन सुनता है। सरकारी वर्सेस प्राइवेट अस्पताल, देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृत सिरप 3 in 1